सारे घटक आते हैं जो बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, बिज़नेस के बाहर अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अंतर क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि सभी फर्मों को अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने ये लिखा था। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि यहाँ पे जो है सभी फर्मों को एक ही तरीके से या समान तरीके से, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही तरीके से प्रभावित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो घटक होंगे ना भाई, जैसा इफ़ेक्ट ए पे पड़ रहा है वही इफ़ेक्ट जो है भाई बी पे भी पड़ेगा, और वही इफ़ेक्ट जो है भाई सी पे भी पड़ेगा, वही इफ़ेक्ट डी ई एफ जितनी भी फर्में होंगी सब पे सेम तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे घटक जो बिज़नेस के बाहर उपलब्ध होते हैं, बिज़नेस पे जिनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता और सभी फर्मों को एक ही तरीके से प्रभावित करते हैं, उसको जो है भाई समष्टि वातावरण या सामान्य वातावरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं। इसके अंदर जो आपको घटक पढ़ने हैं, सबसे पहला जो इसके अंदर घटक होता है इसको हम कहते हैं भाई आर्थिक वातावरण। दूसरा जो इसके अंदर घटक होता है उसको हम कहते हैं सामाजिक वातावरण। तीसरा जो इसके अंदर घटक होता है वो होता है इसके अंदर तकनीकी वातावरण। चौथा जो इसके अंदर घटक होता है उसको हम कहते हैं राजनीतिक वातावरण। और पांचवा जो इसके अंदर घटक होता है उसको हम कहते हैं भाई वैधानिक वातावरण। ये 5 जो वातावरण है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक वातावरण के रिगार्डिंग आपको बहुत ही ज़्यादा डीप से और घोल कर आपको पी जाना है, क्योंकि केस स्टडी के अंदर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आना है इस चैप्टर के अंदर से वो गारंटीड है, फिक्स है, कंपलसरी है, वो यहीं से ही आना है। आप कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, बस ये पढ़ के चले जाइए, यही क्वेश्चन आएगा। चाहे व्यावसायिक वातावरण का विशेषता, महत्व पढ़िए ना पढ़िए, ये 5 वातावरण बहुत ही अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। एग्ज़ाम में इसी में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अगर किस्मत ख़राब होती है तो एक बार को विशेषता या महत्व आ जाता है, अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा चांस इसी के ही हैं। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। आज हम सबसे पहले तो फ़िलहाल आर्थिक वातावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आर्थिक वातावरण का मतलब क्या है। ये जो 5 वातावरण हैं, हाँ, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो घटक जो कि व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होते हैं, जिन पे व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता और सभी फर्मों को समान तरीके से प्रभावित करते हैं या एक ही तरीके से प्रभावित करते हैं, उसको समष्टि वातावरण के नाम से जानते हैं। अब जो है, और ये सारे घटक जो हमने यहाँ 5 लिखे हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, वैधानिक, ये 5 घटक एक देश के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी फर्में होंगी उस पे जो है बेटा समान तरीके से इफ़ेक्ट डालेंगी। अगर उसका इफ़ेक्ट ए पे जिस तरीके से पड़ रहा है बी पे भी उसी तरीके से पड़ेगा, सी पे भी, डी पे भी, ई पे भी, एफ पे भी, सब पे एक तरीके से ही पड़ेगा। तो अब ज़रा देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आर्थिक वातावरण की। आर्थिक वातावरण का क्या मतलब होता है, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका अभिप्राय एक देश की 3 वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, पूरा इकोनॉमिक्स है ये वाला। आर्थिक वातावरण जो है बेटा पूरा इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक वातावरण, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इसको कहते हैं। पहला जो है वो है आपका आर्थिक प्रणाली, सबसे पहला जो वर्ड है ये आपका आर्थिक प्रणाली। दूसरा जो वर्ड है वो है बेटा आपका आर्थिक नीतियाँ। और तीसरा जो वर्ड है आपका
आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ, और तीसरा जो वर्ड है आपका, ये है आपका आर्थिक दशाएं। ठीक है, ये आपका तीसरा वर्ड आर्थिक दशाएं, इनके समूह से है, इनके समूह से है। अब ये ज़रा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये कह रहा है कि एक देश के अंदर आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक दशाएं, इन तीनों वर्ड का जो ग्रुप है, जो समूह है, उससे जो है आर्थिक वातावरण का लेना देना है। इन तीनों चीज़ों से आर्थिक वातावरण का संबंध है। तो अगर बेटा मेरे को ये तीनों वर्ड समझ में आ जाएं कि ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, तो मेरा मुद्दा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक प्रणाली की। आर्थिक प्रणाली का क्या मतलब होता है? तो आर्थिक प्रणाली का मतलब ये होता है कि एक देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का जो टाइप है वो किस तरीके का है। अर्थव्यवस्था तीन तरीके की होती है। अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है, अर्थव्यवस्था समाजवाद है, या अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस तरीके की अर्थव्यवस्था है आपके देश की, उस चीज़ को कहते हैं आर्थिक प्रणाली। पूंजीवाद कौन सी होती है? पूंजीवाद वो होती है बेटा जिसमें, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पूंजीवाद वो होती है जिसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं होता। अमीरों के लिए वस्तुएं बनती हैं, उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है। समाजवादी वो होती है जिसमें सब कुछ सरकार करती है, सरकार का ही लेना देना है, गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनते हैं, और उद्देश्य जो है वो सामाजिक कल्याण करना है, ना कि लाभ कमाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद और समाजवाद, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप खुद सोचिए बेटा, हम जैसे भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब कि यहाँ पे जो है पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण है। यहाँ पे ऐसे भी उत्पादक हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, और ऐसे भी उत्पादक हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। दोनों तरीके के उत्पादक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। लाभ वाले अमीरों के लिए बना रहे हैं, सामाजिक कल्याण वाले गरीबों के लिए बना रहे हैं। तो अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई भी चेंज आएगा तो भाई भारत में जितनी भी फर्में हैं उस पर सब पे इफेक्ट पड़ेगा सेम तरीके का। पूंजीवाद के अंदर जितनी भी फर्में होंगी, कोई भी चेंज आएगा सब फर्मों पे सेम इफेक्ट पड़ेगा। समाजवाद के अंदर जितनी भी फर्में होंगी, जो भी चेंज आएगा सब पे सेम इफेक्ट पड़ेगा। तो आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है कि आपकी इकोनॉमी किस टाइप की है। दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं। दूसरा जो वर्ड होता है, हमने लिखा था आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियों का क्या मतलब होता है? अभी हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था वाली बुक पढ़ेंगे, प्रीति को छोड़ के, सुरभि, अक्षिता और क्या नाम है इसका, आशीष वगैरह, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक औद्योगिक नीति, कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारी औद्योगिक नीति क्या थी, उसके बाद हमारी औद्योगिक नीति क्या हो गई। औद्योगिक नीति का क्या मतलब होता है बेटा? औद्योगिक नीति का मतलब होता है उद्योगों की नीति, उद्योगों से संबंधित नीति। सरकार ने उद्योगों के लिए क्या क्राइटेरिया रख रखा है, क्या पॉलिसी बना रखी है सरकार ने, उसको औद्योगिक नीति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली हमारी पॉलिसी आई 1948 में, फिर हमारी पॉलिसी आई 1956 में, फिर हमारी पॉलिसी आई 1970 में, फिर हमारी पॉलिसी आई 1990 में, फिर हमारी पॉलिसी आई 1991 में। जो मेजर पॉलिसी है वो ये दोनों हैं। 1956 में सरकार ने निजी वाले उत्पादकों पे पूरा का पूरा कंट्रोल लगा दिया था, लेकिन 1991 में जब हमारे को संकट का सामना करना पड़ गया,
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये वर्ड आपने सुने होंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। फिर सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज किया और फिर निजी वालों को बोला आप आ जाइए, अपना उद्योग खोलो, कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रीडम है, आइए जो मन है कीजिए। तो इस पॉलिसी का इफ़ेक्ट सब पे सेम तरीके से पड़ रहा है। जितने भी प्राइवेट वाले थे 1956 में सबके लिए नियंत्रण था, सबके ऊपर कंट्रोल था। 1991 में पॉलिसी चेंज हो गई, हटा दिया कंट्रोल, तो सबसे हट गया, सब आ सकते हैं अब। तो और आर्थिक नीतियों का मतलब है सरकार जो जो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर रही है। मान लो कर नीति है, अबे तो कर नीति का मतलब है टैक्स पॉलिसी। कर नीति का मतलब क्या है? टैक्स पॉलिसी। अब जीएसटी आ गया, ठीक है, जीएसटी आया ना, जीएसटी पहले थोड़ी था, अभी तो आया है 2016-17 में। तो उससे पहले अब जब वो आया तो भाई जितनी भी फर्में हैं भारत के अंदर सब पे ही तो पड़ेगा ना इफेक्ट। कोई फर्म ऐसे तो नहीं कहेगी मैं तो नहीं दे रही जीएसटी, मैं तो वही चलूँगी पहले जैसे चल रहा था, ऐसा थोड़ी ना होगा, सबको देना पड़ेगा ना। क्योंकि सरकार ने अपनी टैक्स पॉलिसी ही चेंज कर दी कि भाई अब इनडायरेक्ट टैक्स खत्म, अब सब केवल एक टैक्स रह गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो सरकार पॉलिसीज़ को लेके आती है देश के अंदर, जैसे कि और ले लीजिए आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात नीति पहले हमने नीति अपना रखी थी कि आयात नहीं करेंगे, उसके बाद लेकिन उसके बाद 1991 में उस नीति को ख़त्म करना पड़ा, फिर हमने क्या, आयात करेंगे। तो ये सब जो पॉलिसीज़ हैं सभी फर्मों पे इफ़ेक्ट डालती हैं, उसको कहते हैं बेटा आर्थिक नीतियाँ। तीसरा, नोटबंदी भी तो इसी में आएगी ना? हाँ, नोटबंदी, घरबंदी, सारी बंदी इसमें ही आएंगी। फिर है आखिरा आर्थिक दशाएं। अब ये क्या है आर्थिक दशाएं? इसका मतलब क्या है, देश के अंदर ब्याज का स्तर कैसा चल रहा है, देश के अंदर राष्ट्रीय आय का स्तर कैसे चल रहा है, देश के अंदर महंगाई कैसी चल रही है, मुद्रास्फीति का स्तर किस तरीके से चल रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं। अब आप खुद बताइए, अगर ब्याज का स्तर मार्केट में ज़्यादा है, अबे तो सभी फर्मों को तो महंगा लोन मिलेगा ना, किसी पर्टिकुलर को थोड़ी ना महंगा मिलेगा, सबको महंगा मिलेगा। अगर देश में महंगाई चल रही है तो सभी फर्मों के लिए महंगाई है ना, किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए थोड़ी है। अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वो तो इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए फर्मों को, क्योंकि बेटा ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई। तो ये सब चीज़ें, इसको आर्थिक दशाएं कहते हैं कि देश के अंदर ब्याज का स्तर, कीमत का स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या चल रहा है, ये आर्थिक दशाएं हैं। तो इन सब की नॉलेज एक प्रोड्यूसर को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप खुद बताओ सुरभि, होनी चाहिए कि देश के अंदर क्या चल रहा है या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या फ़ायदा होगा आशीष इससे, इन सब चीज़ों की नॉलेज रख के क्या फ़ायदा होगा? मान लो आप एक उत्पादक हो, आपका बिजनेस है, आपको ये सब चीज़ें नहीं पता कि क्या होता है, ये महंगाई, कीमत, ब्याज, ये सरकार की पॉलिसी, इसके बारे में कुछ नहीं पता आपको, क्या आप बिजनेस चला लोगे मार्केट? हाँ, तो अगर सरकार अगर कुछ भी चेंज करेगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये मेरे लिए अवसर है या ये मेरे लिए खतरा है। आपको तो नॉलेज ही नहीं है ना इस चीज़ की। हमने इसके मैथ में पढ़ा है कि ये आपके लिए खतरे या अवसर दोनों लेके आते हैं। आपको इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई आपका बिजनेस है, ये सब चीज़ें, ये घटक आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करता है, इस वजह से आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर सरकार ने आर्थिक नीति में या आर्थिक दशाओं में जो भी चेंज हो रहा है, ये घटक आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे, और अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो ये आपका फॉल्ट है। आपके लिए या तो ये अगर चेंज आया तो आपके लिए अवसर भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है, और अगर खतरा हुआ तो आप बहुत ही जल्दी मार्केट से ठप हो जाएंगे, आप टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये है सबसे पहला वातावरण, जिसको हम कहते हैं आर्थिक वातावरण। ठीक है जी। इसी तरीके से बाकी के भी 4 आपको समझने हैं,
तो केस स्टडी आपको तभी समझ में आएगी जब एक एक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज होगी।